मीरा बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? तुम्हारे आखिरी बेटे की शादी है। अपने मायके वालों को तो बुलवाओ, वो भी तो देखें। जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। आशा जी अपनी बहू मीरा को बोल रही थी। मीरा बोली, माँ जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है। सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती हैं। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। मीरा का पति अरविंद बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर पर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ, अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को ही भूल जाओ। पैसे से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मीरा चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मज़े ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे वो तो मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहन को भी तो देखो कैसी ज़िंदगी जी रही है। उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी तो देखूं उनकी शान। अरविंद बोला, अरे तुम तो नाराज़ हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? और सही कहा तुमने, रिद्धि के घर भी बोलना ही होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूँगा, वो फ़ोन कर देगी। मीरा नाराज़ होकर बैठ गई तो अरविंद बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए। हमारा बड़ा बेटा और बहू तो आ नहीं रहे हैं। अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर स्नेहा, मीरा की भाभी, अपने ससुर हेमंत बाबू से बोली, बाबूजी, मीरा दीदी के घर से न्योता आया है। उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है। ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू, तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती जाती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी। जब से उसकी शानो शौकत बढ़ी, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया। बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आ गई? स्नेहा बोली, बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती, और हमें रिश्ता तो निभाना पड़ेगा ही ना। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि ये लोग कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी नहीं निभाई। मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूँगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। स्नेहा का पति मोहित दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे। सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना स्नेहा के बस की बात नहीं थी। उसने अपना पुराना सोने का मांग टीका बेचा और बाजार से 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपनी ननद के घर पहुंची। रात में समारोह था। स्नेहा ने तोहफा हेमंत बाबू के हाथों से ननद को दिलवाया। मीरा तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज़ में बोली, अरे पापा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ? मैंने अपनी बहू के लिए सब ले लिया। बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। आशा जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। मीरा की ननद रिद्धि साड़ी लेते हुए बोली, भाभी, ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई चीज़ महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। मीरा बोली, रिद्धि दीदी, अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते। हेमंत बाबू अपनी बहू का चेहरा देख रहे थे। स्नेहा धीरे से बोली, बाबूजी, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी रिद्धि हेमंत बाबू से बोली, बाबूजी, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मेल है। कल आपके पास था, आज इनके पास है, और न जाने कल किसके पास रहेगा। रिद्धि की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे।
कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण रिद्धि की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिली और रिद्धि के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। हेमंत बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो स्नेहा ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें ओढ़ा दी। वही बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों को देखकर लालायित हो रहे थे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फ़ोटो खिंचवाने का समय आया तो मीरा की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। मीरा धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही हेमंत बाबू और स्नेहा के बच्चे आगे आने लगे, मीरा बोली, बाबूजी, किस ज़माने का कुर्ता और ये चादर पहनकर आ गए हैं? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फ़ोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को तो देखो, ये आइसक्रीम और चाट नूडल खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे ही रहिए ताकि तस्वीरों में ना आ सकें, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेमंत बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। स्नेहा का पति बोला, हाँ स्नेहा, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा, ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे, तभी मीरा की ननद रिद्धि आई और बोली, बाबूजी ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुंचने में आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। आप थके हारे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे? यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है। दूसरों को छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। स्नेहा दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। स्नेहा का पति ऑटो लेने के लिए गया, तभी वहाँ मीरा आ गई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी, इसलिए आप लोगों का यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब इतनी जल्दी जा रहे हैं। स्नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। आशा जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास? मीरा भी आश्चर्य से देखी तो आशा जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? रिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। स्नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसने ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दिया और बोली, मीरा दीदी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे आपने सहारे की जगह सरेआम बेइज्जत होते हुए देख रही हैं। मीरा बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने खोलकर दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वही रिद्धि बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी? हेमंत बाबू बहू स्नेहा से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। मीरा बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? स्नेहा बोली, ननद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप, जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसका सरेआम अपमान किया। चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मेरे मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उसका साथ देगी। तभी स्नेहा का पति आ गया और पूरे परिवार को अपने साथ ले गया। रिद्धि सबके सामने मीरा और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ नहीं बोल पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी? आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते ख़त्म करती हूँ। इतना कहकर रिद्धि अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता। रिद्धि और स्नेहा ने मीरा के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे।
इधर वक्त की मार मीरा के परिवार पर जब पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती है। बड़ा बेटा पहले ही विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर मीरा को एक वृद्ध आश्रम में डाल दिया था। अब मीरा की ज़िंदगी वृद्ध आश्रम में कट रही थी। दोस्तों, जब एक बहू बेटी बनकर सहारा दे सकती है तो क्या बेटी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सकती? क्या पैसों की चमक बेटी को उसके पिता से इतना दूर कर देती है कि बचपन में जिस पिता ने सहारा दिया, क्या वे ये भी भूल जाती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो अपने बाप का गुरूर होती हैं। अपने बाप के गुरूर को कभी तोड़े ना।